हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आप सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमने कल की क्लास में जो कि 11th क्लास का मैथमेटिक्स शुरू किया था और उसमें पहला चैप्टर था सेट्स, समुच्चय। और कल हमारी पहली क्लास थी। उसके अंदर हमने बहुत सारी बातें पढ़ी और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो कल क्या पढ़ा था उसका एक बार 5 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कल हमने देखा था कि समुच्चय क्या होता है। तो इसका परिभाषा था, डेफिनेशन था कि अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स इज नोन एज सेट। इसके बाद में हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि कोई अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लेते हैं, उन अक्षरों को लेकर के कोई ऐसा शब्द बनाते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तो वो अवयवों का एक सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है। इसके बाद में हमने क्या देखा था कि समुच्चय निर्माण की दो विधियां देखी थी हमने। एक विधि रोस्टर विधि थी और दूसरी विधि समुच्चय निर्माण विधि थी। रोस्टर विधि को अंग्रेजी में रोस्टर मेथड बोलते हैं और समुच्चय निर्माण विधि को अंग्रेजी में सेट बिल्डिंग मेथड बोलते हैं। रोस्टर मेथड मंजिला ब्रैकेट के अंदर अवयवों को कोमा लगा लगा करके लिखा जाता है और किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो रोस्टर मेथड की दो बातें हमने देखी थी कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और मंजिला कोष्ठक के अंदर दूसरी बात क्या थी, मंजिला कोष्ठक के अंदर अवयवों को कोमा लगा लगा करके लिखा जाएगा। और इसके बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और दूसरी विधि हमने समुच्चय निर्माण विधि देखी जिसको सेट बिल्डिंग मेथड बोलते हैं। इस विधि के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इसमें एक विशेष तर्क को काम में लिया जाता है। जैसे समुच्चय ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो इस प्रकार से जब हम लिखते हैं तो ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है समुच्चय को। दूसरा अगर लिख दें कि एक्स सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर और एन की वैल्यू 1 के बराबर और 1 से बड़ी है और 4 के बराबर और 4 से छोटी है, तो इस प्रकार से जब हम लिखते थे तो ये समुच्चय निर्माण विधि थी। तो समुच्चय निर्माण की दोनों विधियां, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने कुछ नोटेशन देखे थे। दो बिंदु लगाई थी उसको सच दैट बोलते हैं, या फिर एक खड़ी लाइन, तिरछी लाइन, उसको हम अंग्रेजी में सच दैट बोलते हैं और हिंदी में इस प्रकार बोलते हैं। तो वो पढ़ा। उसके बाद में हमने एक चिन्ह देखा था, बिलोंग्स टू, हिंदी में कहते हैं संबंध रखता है, ऐसे ई की तरह। संबंध नहीं रखता है, नॉट बिलोंग्स टू, इस ई की तरह लिख करके उसको काट दिया था। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। और उसमें पहला प्रकार था अपना रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट। और इम्पटी सेट रिक्त समुच्चय को पाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये तो कल तक की बातें थी। आज हम समुच्चय के प्रकार में आगे बात करेंगे। तो देखो, 2-3 बातें बता देता हूँ दोबारा से। जो ये दो बिंदु थी या फिर ये जो तिरछी लाइन थी, इसको इंग्लिश में तो बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। और हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार। इसके अलावा एक चिन्ह हमने और देखा था, ये इसको बोलते हैं संबंध रखता है। संबंध रखता है और इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू। और अगर इस प्रकार से लिख कर के अगर इसको काट दें तो इसको लिखते हैं संबंध नहीं रखता है। संबंध नहीं रखता है।
नॉट बिलोंग्स टू। और जो फाई होता है उसको क्या लिखते हैं, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई भी अवयव, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो ये तो कल तक की बातें थी, आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो आज की देखिएगा, पहले हम देखते हैं परिमित समुच्चय। समुच्चय का एक प्रकार हमने पढ़ लिया था, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। आज हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। इसको फाइनाइट सेट भी बोलते हैं, फाइनाइट सेट। अब देखो, परिमित समुच्चय क्या होता है, इसके अलावा एक हम अपरिमित समुच्चय भी पढ़ेंगे। तो परिमित समुच्चय को फाइनाइट सेट बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। परिमित समुच्चय का मतलब ये होता है कि इस समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव आएंगे उनको हम गिन सकते हैं। लेकिन अपरिमित समुच्चय में क्या होगा कि जितने भी अवयव आएंगे उनका कोई अंत नहीं है, वो चलते ही जाएंगे, उनको हम गिन नहीं सकते। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से ये अनंत तक चलता ही जाएगा, तो इनको हम गिन नहीं सकते। लेकिन अगर यही प्राकृत संख्याएं फिक्स हो कि 1 से लेकर के 25 तक लिखना है, तो ये फाइनाइट सेट होता है। लेकिन अगर कोई भी शर्त ना लगा रखी हो तो प्राकृत संख्याएं तो अनंत तक जाती हैं, तब ये अपरिमित समुच्चय होता है। अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं परिमित समुच्चय की। परिमित समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसके अवयवों को गिना जा सके। क्या किया जा सके, गिना जा सके, तो उस समुच्चय को कहते हैं परिमित समुच्चय। अब अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो a बराबर x सच दैट x बराबर प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हैं, x बराबर प्राकृत संख्याएं हैं, लेकिन शर्त ये है जहाँ x 1 से बड़ा और बराबर है और 15 से छोटा और बराबर है। तो ये हमने एक समुच्चय लिया, ये परिमित समुच्चय है। अगर इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में ये लिखा गया है, इसी को हम अगर रोस्टर रूप में लिखें तो 1 2 3 4, इस प्रकार से ये 15 तक लिखेंगे, तो इसके अवयवों को हम गिन सकते हैं। तो ये कैसा समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। इसके बाद में हम दूसरा देखेंगे, क्या अगला क्या देखेंगे, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। इसके अंदर अवयवों की संख्या फिक्स नहीं होती है, बहुत सारे अवयव होते हैं जिनको हम गिन ही नहीं सकते, अनंत सारी संख्याएं होती हैं, तो इसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को
आसानी से गिना नहीं जा सके, गिना नहीं जा सके, तो इसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ऊपर वाले एग्जाम्पल से मिलता जुलता ही ले लेता हूं। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, x क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो जब हम इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो प्राकृत संख्याएं तो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस प्रकार से ये चलती जाती हैं। बहुत सारी संख्याएं अनंत तक चलती जाती हैं, तो इनको हम गिन नहीं सकते, इसका कोई अंत नहीं है, ये चलती जाएंगी। तो इनको हम क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। अब देखिएगा, इसके बाद में अगला जो समुच्चय का प्रकार है, टाइप्स ऑफ सेट है, नेक्स्ट उसके बारे में बात करते हैं, और वो है एकल समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन सेट। यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है, उसको एकल समुच्चय कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। अगला क्या है? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल एक ही अवयव हो, उसको एकल समुच्चय कहते हैं। तो इस बात को लिख लेते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक ही हो, एक से ज़्यादा ना हो, तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। अब देखिए, अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या होता है। ये जो हिंदी में लाइन लिखी गई है, इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने होने चाहिए एकल समुच्चय है? तो 1। नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने होंगे? 1। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है? a बराबर x सच दैट x की जो वैल्यू है 3 से तो बड़ी है और 5 से छोटी है, जहाँ 5 से छोटी है, जहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये समुच्चय निर्माण विधि के अंदर हमने समुच्चय ए को लिखा, और इसी को अगर रोस्टर रूप में लिखते हैं तो x 3 से तो बड़ा है तो कितना आएगा? 4, और 5 से छोटा है तो 4 ही रहेगा, और x एक नेचुरल नंबर है। तो ए के अंदर कितने अवयव आए? 1। तो ये एकल समुच्चय है। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 1। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 1 है, 1 है। चलिए आगे देखते हैं। देखो,
इसके बाद में जो अगला समुच्चय का प्रकार है वो हम लिख लेते हैं क्या, तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट सेट। अगर दो समुच्चय हमको दे रखे हैं, एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी, समुच्चय ए में भी 3 अवयव हैं और समुच्चय बी में भी 3 ही अवयव हैं, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी आपस में तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। तो यही बात इसके अंदर है। इसको लिख लेते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय, 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, जिनमें अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या समान हो। तो दोनों में अवयवों की संख्या समान हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, तुल्य समुच्चय कहते हैं। और इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बराबर है समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, तो समुच्चय ए तथा बी परस्पर तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ए और बी आपस में कैसे समुच्चय कहलाते हैं, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। अब एक एग्जाम्पल इसके अंदर देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं कि ए बराबर हमको दे रखा है एक्स, ए बराबर क्या दे रखा है, एक्स सच दैट 12 से तो बड़ा है एक्स और 15 से छोटा है, जहाँ x बिलोंग्स टू n, x एक प्राकृतिक संख्या है। तो ए समुच्चय तो ये है और बी समुच्चय हमको दे रखा है x सच दैट x 18 से तो बड़ा है और 21 से छोटा है, जहाँ x बिलोंग्स टू n। तो अब देखिए, अगर मैं इस समुच्चय निर्माण विधि के अंदर जो समुच्चय लिखा हुआ है इसको अगर मैं रोस्टर विधि में लिखूँ तो 12 से बड़ा है तो कितना आएगा, प्राकृतिक संख्या 13 और 14, और 15 से छोटा है तो इसके अंदर 2 अवयव है। इसी प्रकार से अगर मैं b को लिखूँ तो 18 से बड़ा है तो 19 लिख दूंगा, 20 लिख दूंगा और 21 से छोटा है तो a में भी 2 अवयव हैं 13 और 14 और b में भी 2 अवयव हैं 19 और 20। तो समुच्चय a और समुच्चय b में अवयवों की संख्या बराबर है, इसलिए ये दोनों a और b आपस में तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, अब दोनों में ही 2 अवयव हैं तो ये कैसे समुच्चय कहलाते हैं, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। अब एक कुछ विशेष बात देखते हैं, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है, यानी कि उपसमुच्चय को अंग्रेजी में सबसेट बोलते हैं। बड़ा समुच्चय होता है, उससे छोटा उपसमुच्चय होता है।
क्या लिखा? उप समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब सेट। अब उप समुच्चय को समझने से पहले हम दो बातें कर लेते हैं। देखो, हमारे गांव में एक सरपंच होता है और एक उप सरपंच होता है। बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा होता है? सरपंच बड़ा होता है और उप सरपंच छोटा होता है। इसी प्रकार से हमारे देश में एक राष्ट्रपति होता है और एक उपराष्ट्रपति होता है। बताओ दोनों में से बड़ा कौन होता है और छोटा कौन होता है? राष्ट्रपति बड़ा होता है, उपराष्ट्रपति छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके साथ में उप लग गया वो छोटा होगा। तो एक हमारे पास समुच्चय है और एक उप समुच्चय है। तो बताओ समुच्चय बड़ा हुआ और उप समुच्चय छोटा हुआ। तो इस बात को हम देख लेते हैं। हाँ, एक बात और समझा देता हूँ कि अगर ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का एक उप समुच्चय कहलाता है। फिर से बोलता हूँ कि यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी हमारे पास कोई दो समुच्चय है, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, तो जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। और इंग्लिश में सुनो तो, यदि इफ सेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट, सेट ए और बी दो नॉन एम्पटी सेट हैं, और यदि सेट ए के ऑल एलिमेंट्स सेट बी में बिलोंग करते हैं, सेट ए के ऑल एलिमेंट्स सेट बी में बिलोंग्स करते हैं, तो सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाता है। समुच्चय ए और समुच्चय बी दो अरिक्त समुच्चय हैं और समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हैं, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। तो लिख लेते हैं इस बात को। माना समुच्चय ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तथा समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हैं। समुच्चय बी में विद्यमान है या समुच्चय बी में उपस्थित हैं। समुच्चय बी में उपस्थित हैं, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। तो इस बात को अगर हम गणित के रूप में लिखना चाहें तो समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट कहलाता है। और इसको लिख दें हिंदी में, समुच्चय ए समुच्चय बी का समुच्चय बी का
उप समुच्चय है। समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है, उप समुच्चय है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो समुच्चय हुआ, उप समुच्चय हुआ, और अब हम उप समुच्चय के उदाहरण देख रहे हैं। देखो, यदि a बराबर ए बी सी दे रखा है तथा b बराबर ए बी ई सी और डी दे रखा है, तो पहला क्वेश्चन है, क्या समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है? तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, समुच्चय ए समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है। क्योंकि रीजन यहाँ पे ये है, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं। तो देख लो आप, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं क्या? समुच्चय में ए बी और सी हैं, तो ये बी में भी उपस्थित हैं, ए बी और सी, तो इसके सारे अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं। तो ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा ये है क्वेश्चन, क्या बी समुच्चय ए का उप समुच्चय है क्या? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में नहीं है। ए बी और सी तो इसमें है, लेकिन ई और ई जो है वो समुच्चय ए में है नहीं, इसलिए जो बी है वो समुच्चय ए का उप समुच्चय नहीं होगा। तो इस बात को अगर लिखना चाहो तो लिख लो, समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, तो ये हुई बात यहाँ पर। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में हम देखेंगे, तो लिख लेते हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या है? एक समुच्चय होता है, एक उप समुच्चय होता है, और साथ में हमने ये भी देखा कि जो फाई होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो यहाँ पे नोट लगा करके आप लिख सकते हो। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। पहली बात ये है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय होता है। पहली बात क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है कि रिक्त समुच्चय जिसको हम फाई बोलते हैं या फिर खाली मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। और
यदि कोई अरिक्त समुच्चय ए है तो इसके सभी संभावित उप समुच्चय की संख्या क्या होगी। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि कोई अरिक्त समुच्चय ए है तो इसके सभी उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। इसके सभी उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर एन ए। एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, तो 2 की पावर में 2 की घात में हम क्या लगाएंगे, एन ए। समुच्चय में जितने एलिमेंट उतनी 2 की पावर हम लगा देंगे। तो ये आगे एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक समुच्चय दिया हुआ है, तो पूछा गया है कि उस समुच्चय के अंदर उप समुच्चयों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि यदि ए बराबर कोई सेट दिया गया है 2, 3, 4, यदि समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों की संख्या बताओ। भाई इसमें कितने उप समुच्चय होंगे टोटल। तो देखो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3। और किसी भी समुच्चय के अंदर उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। तो क्या है, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर हमारे पास में सूत्र क्या होता है, 2 की पावर एन ए। एन ए का मतलब होता है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, तो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाता है। तो इसमें कितने उप समुच्चय बनेंगे, 8। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये 8 उप समुच्चय कौन कौन से होंगे। तो एक लाइन तो हमने नोट में ये पढ़ा ही था कि फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। और एक बात ये भी ध्यान में रख लो कि कोई भी समुच्चय खुद का भी उप समुच्चय होता है। अगर पूरा का पूरा समुच्चय खुद का भी पूरा उप समुच्चय होता है। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है और एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको अच्छे से बता भी दूंगा। तो देखिएगा, पहले मैं इसके उप समुच्चय की संख्या बता देता हूँ। देखो एक उदाहरण सुनो, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्या था, एक बार एक भिखारी था और वह किसी के घर मांगने के लिए गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भिखारी को भगा देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, आप चले जाओ। तो जब कुछ भी नहीं दिया तो उसको क्या दिया, फाई। तो एक उपसमुच्चय क्या हो गया, फाई हो गया। एक आदमी ऐसा था कि उसने, देखो जब ये भिखारी किसी के पास गया तो इस आदमी के पास बहुत सारे रुपए थे, लेकिन उसने उसको कुछ भी नहीं दिया। तो एक उपसमुच्चय क्या हो गया, फाई। क्या हो गया, फाई। कुछ भी नहीं दिया तो फाई। एक आदमी दूसरे घर पे गया तो उसने क्या दिया कि भाई तू 2 रुपये ले जा। तो एक उपसमुच्चय क्या हो गया, 2 रुपये।
फिर आगे गया, एक ने कहा कि भाई तू 3 रुपये ले जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। किसी ने कहा कि भाई तू 4 रुपये ले जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, तो 4 हो गया। किसी ने कहा कि भाई मैं तो कमा लूँगा और कमा लूँगा, तुम है ना ये 2 के नोट और 3 के नोट दोनों ले जाओ, तो 2,3 ये भी एक उपसमुच्चय हो गया। किसी ने कहा कि तुम देखो ये फिक्स कर लो, फिर 2 के साथ 3, फिर ये फिक्स है 2 के साथ 4। किसी ने कहा कि तुम 2 और 4 ले जाओ, ये एक उपसमुच्चय हो गया। अब पीछे नहीं जाना है, 2 को ले लिया, 2 को इसके साथ भी ले लिया, 2 को इसके साथ भी, अब आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना है। 3 लेना है और 3 के साथ आगे ही लेना है, तो 3,4। किसी ने कहा कि तुम क्या ले जाओ, 3 और 4 ले जाओ, तो ये एक उपसमुच्चय हो गया। और कोई आपके जैसा मेरे जैसा बहुत दयालु इंसान जो कहता है कि आप मेरे पास जो पैसे हैं पूरे ही ले जाओ, तो पूरे ले जाओ, तो 2, 3, 4 ये इसके क्या हो गए, उपसमुच्चय हो गए। गिनो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो कि संख्या हमने पहले ही निकाली थी कि इस समुच्चय ए में उपसमुच्चय की संख्या 8 होगी, और ये 8 उपसमुच्चय ये होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये बताया था कि फाई है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, और कोई भी समुच्चय जो कि खुद का भी उपसमुच्चय होता है, तो ये 2 तो सभी के अंदर आएंगे। बाकी हम देख लेंगे कि भिखारी वाले एग्जाम्पल से आप याद रख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, हमारे पास में एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल वो लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि एक समुच्चय दे रखा है A बराबर ABC, और पूछा क्या है कि इस जो समुच्चय दे रखा है इसमें उपसमुच्चयों की संख्या बताओ, और कौन कौन से उपसमुच्चय होंगे वो भी लिख करके बताओ। तो इसमें क्या पूछा है, एक कोई समुच्चय है तो उपसमुच्चयों की संख्या बताओ। अब सबसे पहले तो बात यह आती है कि हम एक जो सूत्र है उपसमुच्चय की संख्या ज्ञात करने का वो जानते हैं, तो वो लिख लेते हैं। उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर na का मतलब समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 8। अब कितने बनेंगे वो देखो, आप देखो सबसे पहले जो फाई होता है वो तो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। इसके बाद में एक को ले लो, B, C, फिर 2 को ले लो, A के साथ एक बार B ले लो, A के साथ एक बार C ले लो, AB, AC। फिर इसको दोनों के साथ ले लिया तो आगे बढ़ो, B के साथ C ले लो, पीछे नहीं आना है, B के साथ C ले लो, B, C, और अब तीनों को एक साथ ले लो, A, B, C। तो ये अपने उपसमुच्चय हो गए, कितने हो गए, 8, जिसमें एक तो फाई आ गया और एक सेट खुद आ गया, बाकी 6 उपसमुच्चय और आ गए। देखो गिन के बताता हूँ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और हमने कितनी संख्या बताई थी इनकी, 8, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद में हम एक समुच्चय का प्रकार अगला और देखते हैं, समान समुच्चय। क्या पढ़ेंगे, समान समुच्चय, जिसको इक्वल सेट भी हम बोल सकते हैं। और एक हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था तुल्य समुच्चय, जिसमें 2 समुच्चय हमको दे रखे थे, A और B।
ए में भी 3 अवयव, बी में भी 3 अवयव, तो वो दोनों तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। तो फिर तुल्य समुच्चय और समान समुच्चय में क्या फ़र्क होता है? तो दोस्तों तुल्य समुच्चय में तो ऐसा था कि ए में भी 3 अवयव, बी में भी 3 अवयव, तो ये तुल्य समुच्चय है। लेकिन समान समुच्चय में क्या होता है कि अगर ए में भी 3 ही अवयव होंगे, बी में भी 3 ही अवयव होंगे, लेकिन जो अवयव ए में होंगे वो के वो ही अवयव बी में होंगे, तब वो समान समुच्चय कहलाते हैं। तो लिख लेते हैं इस बात को। समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर छठा है समान समुच्चय, इक्वल सेट। क्या है? समान समुच्चय, इक्वल सेट। माना ए और बी दो समुच्चय हैं, माना ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं, और साथ में ध्यान रखना यदि समुच्चय ए के सभी अवयव, यदि तथा यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है, बी में उपस्थित है, तथा बी के सभी अवयव ए में उपस्थित हैं, तथा समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में उपस्थित है, ए में उपस्थित हैं, तो समुच्चय ए तथा बी परस्पर समान समुच्चय कहलाते हैं। तो समुच्चय ए तथा बी परस्पर समान समुच्चय कहलाते हैं। तो कहलाते हैं। तो ये जो हमने परिभाषा लिखी इसको ध्यान से देखिएगा कि ए और बी दो समुच्चय हैं। क्या है? ए और बी दो समुच्चय हैं और दोनों ही अरिक्त समुच्चय हैं। समुच्चय ए के सभी अवयव बी में है, समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे बी में हैं, और समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में है, बी के भी सारे के सारे अवयव समुच्चय ए में उपस्थित हैं। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी समान समुच्चय कहलाते हैं, इक्वल समुच्चय कहलाते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि जो समुच्चय ए में है वही समुच्चय बी में है, सेम टू सेम डिट्टो। तो समुच्चय और समुच्चय बी समान समुच्चय हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो ये डेफिनेशन लिखी, इसी बात को अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है और समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, तो ए और बी क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। यही बात है जो कि ऊपर लिखी गई है। ठीक है, ओके दोस्तों। अब देखो, अगर इसी डेफिनेशन को मैं अगर दूसरी डेफिनेशन के रूप में आपको बताऊं तो समझो, देखो क्या लिखता। यदि दो या दो से अधिक समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो तो ये समुच्चय आपस में समान समुच्चय कहलाते हैं। क्या बोला? यदि दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी अवयव समान हो, यदि दो या, ये दूसरी डेफिनेशन है उसी की, समान समुच्चय की। यदि दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी अवयवों की संख्या समान हो तो ये समुच्चय परस्पर समान समुच्चय कहलाते हैं। समान समुच्चय कहलाते हैं। अगर दो या दो से अधिक समुच्चय हैं और उनके अंदर अवयवों की संख्या समान है और जो ए में है वही बी में है, जो बी में है वही सी में है, तो इन सभी समुच्चयों में सेम ही नंबर है, सेम ही अवयव हैं, तो ये आपस में समान समुच्चय कहलाते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं एक एग्जांपल ले आऊँ कि a बराबर a, b, c दे रखा है तथा b बराबर a, c, b दे रखा है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये समान समुच्चय है। तो देखो, दोनों में तीन तीन तो अवयव हैं, बराबर हैं। जब तीन तीन अवयव बराबर होते हैं तो वो तुल्य समुच्चय होते हैं। लेकिन जो तीनों अवयव हैं वो ए में है वही के वही अगर बी में हो, सेम ही हो, बराबर ही हो, तो वो समान समुच्चय हो जाते हैं। तुल्य समुच्चय में तो तीन तीन ही अवयवों की संख्या तीन होनी चाहिए, चाहे ये अलग हो, ए में अलग हो, चाहे बी में अलग हो। लेकिन समान समुच्चय में जो ए में है तीन, वो के वो ही बी में तीन होने चाहिए। तो देखो, ए है, बी है और सी है, तो हाँ, ए और बी क्या है, समान समुच्चय है। ए और बी परस्पर समान समुच्चय है। ए और बी परस्पर समान समुच्चय है। ठीक है। ये हो गया अपना क्या, समान समुच्चय। तो जब ये समान समुच्चय, तो ए सबसेट होगा बी का, तथा इस बात को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो बी सबसेट होगा ए का, और इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर बी। ये बात हो गई। ठीक है, ओके। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे। जो हमने कल एग्जांपल पढ़ा था ना, कि एक समुच्चय लिया और फिर हमने जो बिलोंग्स टू वाला संबंध रखता है, संबंध नहीं रखता है, वो एग्जांपल लिया था। उसी से मिलता जुलता एग्जांपल लेंगे। आज वाले में संबंध रखता है, संबंध नहीं रखता है, और उसके साथ साथ समुच्चय है, उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय नहीं है, ये दोनों बातें एक साथ लेंगे। तो उदाहरण देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ए बराबर 1, 5, 7, 8,6 मंजिला ब्रैकेट में, जिसको अंग्रेजी में कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, 5 है, तो क्वेश्चन है पहला, क्या सत्य और असत्य बताना है। एक ए में बिलोंग करता है। दूसरा, क्या 5 सबसेट है ए का। तीसरा क्वेश्चन है, क्या मंजिला ब्रैकेट 7 बिलोंग करता है ए में। चौथा क्वेश्चन है, क्या 5 मंजिला ब्रैकेट में ए का सबसेट है। पांचवा क्वेश्चन, क्या 5 ए में बिलोंग करता है। छठवां क्वेश्चन, क्या 8,6 ए का सबसेट है। सातवां क्वेश्चन, 8,6
क्या ए में बिलोंग करते हैं? सत्य और असत्य बताना है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या मंजिला ब्रैकेट में 8 ए में बिलोंग करता है? और 9वां क्वेश्चन है मंजिला ब्रैकेट 1 5 7 5 क्या ये ए का एक सबसेट है? तो देखिएगा इसके बारे में। हमने कल क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर समुच्चय दे रखा हो तो उस समुच्चय के अवयव ही उस समुच्चय से संबंध रखेंगे, ना तो उसका कोई दूसरा समुच्चय से संबंध रखेगा, ना कोई अवयव किसी दूसरे अवयव से संबंध रखेगा। अगर कोई सेट दे रखा है तो उसका अवयव ही उस सेट से संबंध रखेगा। ये बात हमने कल पढ़ी थी। तो देखिएगा, एक इस समुच्चय का अवयव है तो ये ए से संबंध रखेगा, तो ये बात सत्य है। 5 इस समुच्चय का एक अवयव है और यहाँ पे बोल रखा है कि क्या 5 इसका एक उपसमुच्चय है? तो भाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 उपसमुच्चय नहीं है, 5 एक समुच्चय नहीं है, इसके ब्रैकेट ही नहीं लगा हुआ है, तो ये इसका एक उपसमुच्चय कैसे होगा? नहीं होगा। ये तो अवयव है और अवयव ही उपसमुच्चय कैसे हो सकता है? अवयव उपसमुच्चय थोड़ा होता है, मंजिला ब्रैकेट लगाने के बाद उपसमुच्चय होता है। तो 5 तो ऐसा कैसा है? 5 तो अवयव है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, तो ये बात गलत है। क्या मंजिला ब्रैकेट 7 इसका ए के अंदर संबंध रखता है, ए में बिलोंग करता है? नहीं। हमने बार बार पढ़ा है कि केवल अवयव ही समुच्चय से संबंध रखता है, तो अवयव तो 7 है, मंजिला ब्रैकेट 7 नहीं है, तो ये इससे संबंध नहीं रखेगा। ये बात भी गलत है। क्या मंजिला ब्रैकेट 5 ए का एक उपसमुच्चय है? हाँ, कोई भी अवयव ले और उसके मंजिला ब्रैकेट लगाते हैं तो वो उस समुच्चय का उपसमुच्चय बन जाता है। तो 5 के मंजिला ब्रैकेट लगाया तो ये ए का एक सबसेट हो गया। क्या हो गया? सबसेट, उपसमुच्चय हो गया। तो ये बात सही है। क्या 5 ए के अंदर बिलोंग करता है? क्या 5 ए से संबंध रखता है? देखो, 5 एक अवयव है जो कि ए के अंदर उपस्थित है, तो ये ए से संबंध रखता है, तो ये बात भी सही है। क्या 8,6 ए का एक सबसेट है, उपसमुच्चय है? क्या ये ए का उपसमुच्चय है? देखो भाई, ये तो एक अवयव है पूरा का पूरा, और अवयव का भी उपसमुच्चय होता नहीं है। मैंने बताया कि मंजिला ब्रैकेट लगाने के बाद उपसमुच्चय बनता है। अगर इसके एक मंजिला ब्रैकेट और होता तब ये इसका सबसेट होता, लेकिन यहाँ पर तो केवल ये अवयव है। यहाँ पे ये क्या है? 8,6 केवल अवयव है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, तो ये बात गलत है। क्या 8,6 ए से संबंध रखता है? हाँ, 8,6 एक अवयव है ऐसा का ऐसा ए में, तो ये ए से संबंध रखता है, तो ये बात सही है। क्या मंजिला ब्रैकेट 8 ए से संबंध रखता है? मंजिला ब्रैकेट 8 जैसा कोई अवयव है ही नहीं। यहाँ पे तो 8,6 दोनों को मिलाकर के एक अवयव माना गया है ए में। तो मंजिला ब्रैकेट 8 जैसा कोई अवयव यहाँ पे अकेला है ही नहीं, तो ये बात गलत है। अब मंजिला ब्रैकेट में 1 5 7 और 5 ये ले लिया, और ये बोला है कि क्या ये ए का उपसमुच्चय है? तो हाँ, ये ए का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय की परिभाषा ये तो होती है कि ए के सभी ए और बी कोई दो सेट है, तो ए के सभी अवयव बी में विद्यमान होते हैं। तो ये 1 5 7 5 ये सारे के सारे इसके अंदर विद्यमान है, उपस्थित है। इसका मतलब ये जो सबसेट है ये ए का ही सबसेट है। ठीक है, तो ये बात क्या है? सही है। तो ये हुआ क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज हमने क्या देखा कि समुच्चय के प्रकार में परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, जिसके अवयवों को गिना जा सके वो परिमित समुच्चय होता है, और उसके उदाहरण देखें। उसके बाद में हमने परिमित समुच्चय देखा जिसके अवयवों को गिना ना जा सके, जिसके अवयवों की संख्या इतनी सारी हो कि उनको गिनना संभव ही ना हो, जैसे प्राकृतिक संख्याएं। अगर उन पे कोई बाउंडेशन ना लगाएं, कोई शर्त ना लगाएं,
तो वो 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक चलती ही जाएंगी, तो वो अपरिमित समुच्चय होता है। उसके बाद में हमने देखा तुल्य समुच्चय। यदि एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, अगर ए में भी 3 अवयव हैं, बी में भी 3 अवयव हैं, चाहे दोनों अलग अलग हो सकते हैं, एक में 1 2 3 हो सकते हैं, एक में 3 4 5 हो सकते हैं, लेकिन संख्या तो 3 अवयव इसमें है, 3 ही इसमें है, तो ये दोनों तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा समान समुच्चय। तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए। जैसे एक समुच्चय ए, एक समुच्चय बी, इसमें भी 3 अवयव हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 अवयव हैं, लेकिन जो ए में है वो के वही इसमें होने चाहिए 1 2 3, तो ये दोनों समान समुच्चय कहलाते हैं। यदि इसमें ए बी सी है तो ए में ए बी सी है तो बी में भी ए बी सी होना चाहिए, तब ये समान समुच्चय कहलाते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा कि कोई भी समुच्चय होता है उसके अंदर उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है। तो इसके लिए हमने एक सूत्र देखा था, उप समुच्चय की संख्या बराबर होता है 2 की पावर na। na का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। मतलब कोई भी समुच्चय अगर आपको दिया गया है उसमें कितने अवयव हैं वो 2 की पावर में लगा दो, 2 की घात में लगा दो, तो अब उप समुच्चयों की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो उप समुच्चयों की संख्या प्राप्त होने के बाद में हमने उसको लिखा है कि उप समुच्चय ये कौन कौन से होंगे। तो रिक्त समुच्चय तो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय पूरा का पूरा खुद का भी एक उप समुच्चय होता है। इस प्रकार से एक एक, जैसे ए बी सी कोई 3 अवयव हैं किसी सेट में, तो 5 ले लिया, फिर एक ए को ले लिया, ए बी सी को ले लिया, फिर 2 2 को ले लिया, ए बी ए सी बी सी, फिर तीनों को साथ ले लिया, ए बी सी। इस प्रकार से हमने 8 उप समुच्चय बनाए थे समुच्चय ए के। ये तो हो गई उप समुच्चय की संख्या। और एक स्पेशल बात हो रहा है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे कोई मान लीजिएगा कोई समुच्चय दे रखा है, क्वेश्चन है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 में अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या बताओ। उप समुच्चयों की संख्या बताओ। तो अगर कुल उप समुच्चयों की संख्या हम बताते थे तो उप समुच्चयों की संख्या तब तो हम बताते थे क्या, 2 की पावर na, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में कितने अवयव हैं? 3, तो 2 की पावर 3 ऐसा लिखते थे। लेकिन इन उप समुच्चय के अंदर 5 भी आता था, रिक्त समुच्चय भी आता था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि रिक्त उप समुच्चय की संख्या बताओ। तो जो 5 आता है उसको कम कर दो, तो यहाँ पे लिख दूंगा अरिक्त उप समुच्चय की संख्या। ए कम कर दो, 5 को निकाल दो, तो ये अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, तो 8 माइनस 1, अरिक्त उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना, और क्या सुधार करना है वो भी बताना। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।